हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं कल के लेक्चर को आगे। कल हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन प्रॉफिट, ये लास्ट देखा था। तो आज हम लोग डिफरेंस जानते हैं प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट जो होता है वो जो होता है प्रॉफिट, जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी होती है उस पे जो पैसा कमाया जाता है, दैट इज माय प्रॉफिट। और गेन क्या होता है, जो कि मेरा नॉन रूटीन है। समझ लो, मैं जब बिजनेस करता हूँ, जो चीजों में मैं ट्रेड करता हूँ वो छोड़ के कोई और चीज बेच दी, उस पे मुझे कुछ फायदा हुआ, तो वो मेरा गेन है। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने खुद की अपनी एसेट बेच दी, कोई गाड़ी बेच दी, गाड़ी पे उसको अगर कुछ बेनिफिट मिला है, पैसा ज्यादा मिला, या फर्नीचर बेच दिया या मशीनरी बेच दिया, तो वो होता है गेन। प्रॉफिट होता है जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी होती है, सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज माय प्रॉफिट, करेक्ट। सो गेन और प्रॉफिट में इतना ही डिफरेंस है, दोनों भी इनकम ही है। ओके, दोनों भी अर्निंग्स ही है, बट उसमें बेसिक डिफरेंस है कि गेन कब बोला जाता है, नॉन रूटीन एक्टिविटी। अगर समझ लो, मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरा काम है किराना स्टोर्स के गुड्स बेचना, जो भी किराना आइटम है वो बेचना, बट उसी में मैंने कुछ बाद में मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट किए, दैट इज नॉट माय रूटीन बिजनेस एक्टिविटी। मेरे पास जो सरप्लस था, या आई थॉट दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर, सो जो शेयर्स बेचते, दैट इज माय गेन। जो भी बेनिफिट होता है, दैट इज माय गेन। तो डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। प्रॉफिट इज अर्न ऑन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज, सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज माय प्रॉफिट, एंड गेन्स आर like non-routine business activities, maybe selling of assets, fixed asset, or some extra non-routine business item. Okay, then we will move to definition of loss. Loss means what? Loss is just a negative profit where my expenses are more than my revenue, that is my loss. Simple. Then we will move to next concept, that is discount. What is discount? कभी आप कोई भी शॉप पे जाते हो तो बोलते हो ना, भैया डिस्काउंट दो। तो what is that discount? Discount means a deduction in price of goods. ओके, जो प्राइस है, से एमआरपी 200 रुपए है कोई चीज का, और आप वहां पे जाते हो, भैया एमआरपी से थोड़ा कम कर दो, एंड यू बाय द सेम गुड्स एट 10% डिस्काउंट। 200 रुपए की चीज आप 180 में खरीदते हो, तो क्या होता है, वो 10% होता है मेरा ट्रेड डिस्काउंट। जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ, वहीं पे मैं डिस्काउंट के लिए मांगता हूँ, जो भी प्राइस है। से हम लोग देखते हैं कि जो प्राइस है उससे कम पैसे में बेचना, उसको होता है, उसको कहा जाता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के दो टाइप्स है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब होता है और कैश डिस्काउंट कब होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब गुड्स खरीदते हैं तभी गुड्स के लिए तुम कुछ भी बार्गेन कर लो कि ये 200 का नहीं होना है, मेरे को 180 ही देना है, 175 ही देना है, 190 ही देना है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ओके, जब दुकानदार जो भी है, जब बेचते वक्त ही जो डिस्काउंट देता है, वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। बट अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई माल उधारी में दिया रहता है, तब जब कैश पैसा देते हैं, से मैंने से आई हैव सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज ऑफ 2000 रुपीज टू मिस्टर एक्स एट रुपीज 1800। सो जब मैं इमीडिएटली बेच रहा हूं, तो इमीडिएटली जब वो सेटल हो रहा है, तो दैट इज माय ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जब गुड्स खरीदते वक्त का जो निगोशिएशन है, उसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। बट जब हम लोग कैश पे करते हैं, समझ लो कोई गुड्स है, वो 30 दिन के क्रेडिट पीरियड पे बेचा गया है, बट इन बिटवीन क्या होता है, वो 30 दिन के अंदर 2 दिन के बाद आप आते हो कि अगर 2 दिन के अंदर अगर आप बोलते हो कि यार जो पैसा देना है उसमें अगर तुम कुछ इंसेंटिव दे रहे हो तो मैं इमीडिएटली पे कर देता हूँ, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। से अभी हम लोगों को एज अ एंटरप्राइज सोचना है, तो मैंने गुड्स बेच दिए, जब गुड्स बेच रहा हूं तभी किसी ने मुझे डिस्काउंट मांगा, वो है मेरा
ट्रेड डिस्काउंट। बट मैंने गुड्स उधारी में बेच दिए, बाद में मेरा कस्टमर 2 महीने बाद 1 महीने बाद आता है, बोलता है कि यार मैंने आपके पास से वो गुड्स खरीदा था, उसका चुकाना है, आपका क्रेडिट पीरियड तो 3 महीने का है, मैं अभी चुका देता हूँ, तो आप अगर मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे या कुछ इंसेंटिव दोगे तो क्या। अगर वो डिस्काउंट वो इंसेंटिव अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई 2000 की जगह चलो 1980 रुपए दे दो, तो दैट इज कैश डिस्काउंट, वो 20 रुपए। तो कैश जब देते हैं, ओके, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल, जब गुड्स बेचते हैं तब जो निगोशिएशन होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट की। एमआरपी ही बदल के ले लो, जो इनवॉइस है उसी में तुम ले लो कि भाई 2000 का गुड्स था, लेस डिस्काउंट 200 रुपए, ये हो गया 1800, ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर 1800 का बिल बन गया और पेमेंट टर्म्स 3 महीने का है, बट वो बंदा 1.5 महीने बाद ही आता है, बोलता है यार ये थोड़ा सा और कुछ कम कर दो, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन रहो जिसको सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना है, उसको वाउचर बोलते हैं। जैसे परचेस के गुड्स, परचेस का इनवॉइस आ गया, कैश मेमो आ गया। कैश मेमो मतलब कभी कैश देते, कोई खर्चा करते तो एक मेमो बनाते, देखा होगा आपने कि एक रिसिट बुक रहेगा, एक पेमेंट बुक रहेगा, ऐसे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्री इनवाइट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहता है जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर्स। परचेस के भी वाउचर्स होंगे, सेल्स के भी होंगे, क्रेडिट नोट होगा, मेमो होगा, जो भी होगा उसे हम लोग वाउचर कहते हैं। अब हम लोग इतनी बार गुड्स गुड्स बोलते हैं। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, जो अपना रूटीन, आप जो गुड्स जो आप बेचते हो, रूटीन आइटम, जो कि आपके बिजनेस नेचर है, किराना स्टोर के लिए किराना आइटम, मेडिकल के लिए मेडिसिन का आइटम, पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल का आइटम, तो ये उनके लिए गुड्स हो गए। ओके, सिंपल है। गुड्स मतलब क्या? जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी में आप सेल्स करते हो या परचेस करते हो, वो गुड्स हो गए। परचेस ऑफ गुड्स मतलब जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जो भी इनपुट लगता है आपके बिजनेस के लिए, मतलब जो चीज आप खरीद के बेचते हो या जो चीज आप खरीद के कुछ उस पे मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हो, वो गुड्स हो गए। तो परचेस भी होता है, सेल्स भी होता है। अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है तो आपके लिए फर्नीचर गुड्स है, बट आपका बिजनेस किराना स्टोर है और आप फर्नीचर बेच देते हो, तो वो आपका गुड्स नहीं हुआ है। ठीक है, आपने आपका फिक्स सेट बेच दिया, वो आपका गुड्स नहीं है। गुड्स मतलब क्या होता है? जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो मैं परचेस करता हूँ या जो आइटम्स में सेल करता हूँ, उसी को गुड्स बोलते हैं। मैंने गुड्स परचेस किए मतलब जो भी मुझे रॉ मटेरियल लगता है, या मैं ट्रेडिंग के बिजनेस में हूँ तो जो भी आइटम मैं बेचता हूँ वो परचेस करने को गुड्स बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसका नाम है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? अब मैं प्रोप्राइटर हूँ और मुझे मेरे बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए। ओके, वो बिजनेस के लिए नहीं, समझो मुझे घर खर्चा निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता हूँ। अगर मैं पार्टनरशिप में हूँ तो भी ड्रॉइंग्स होती है। कहीं पे भी ड्रॉइंग्स का मतलब वही है कि जो बिजनेस में जो पैसा है उसको खुद के पर्सनल यूज के लिए निकालना। ओके, पर्सनल नीड के लिए निकालना, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अभी बिजनेस में अगर कुछ भी रहा, अगर मेरा कैपिटल 2 लाख का है और उसमें से मैंने 20,000 खुद के पर्सनल यूज के लिए लिए, घर खर्च के लिए, तो वो मेरा ड्रॉइंग्स। बट उसमें ही मैंने अगर वही पैसा अगर मैंने बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज किया, तो वो मेरा एक्सपेंस होता है। ड्रॉइंग्स और एक्सपेंस में अच्छा फर्क ध्यान में रखिए। एक्सपेंस जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है, ड्राइंग्स जो होती है वो पर्सनल यूज के लिए होती है। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ परचेस। परचेस का मतलब क्या होता है? परचेसेस आर टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस। ओके, अब मैं परचेस उधारी में भी कर सकता हूँ, कैश में भी कर सकता हूँ। सो ऑन क्रेडिट और ऑन कैश बेसिस। ओके, इन केस ऑफ ट्रेडिंग, परचेसेस आर मेड ऑफ मर्चेंटाइज फॉर रीसेल। मतलब जो भी मैं खरीदता हूँ बेचने के लिए वो मेरा परचेस है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? जो भी मैं रॉ मटेरियल करता हूँ और उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बना देता हूँ, तो जो भी मैं
चीजें खरीदता हूँ फॉर बेचने के लिए, वो मेरा परचेसेस हो गया। समझ लो, यहाँ पे भी डिफरेंस है। अगर मैं कोई चीज खरीदता हूँ जो कि मेरा फिक्स एसेट है, फर्नीचर खरीद लिया, बट मेरा रूटीन एक्टिविटी तो नहीं है, तो वो मेरा एसेट हो गया। करेक्ट। परचेस में वही चीजें आएगी जो ट्रेडर के लिए, जो चीज वो खरीद के बेचता है वो परचेसेस। मैन्युफैक्चरर के लिए जो रॉ मटेरियल उसके फिनिश गुड्स में काम में आता है, जो फिनिश गुड्स वो बेचता है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं परचेसेस। ठीक है, परचेस कैश परचेस हो सकता है, क्रेडिट परचेस होगा, नॉर्मल। अब हम लोग नया वर्ड देखते हैं, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब मेरी इन्वेंट्री, जो भी गुड्स है मेरे हाथ में, से रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग गुड्स, या मेरा अ, जो भी है हाथ में, समझ लो। स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक ये जो होता है बैलेंस शीट के लिए हम लोग देखते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है? स्टॉक गुड्स जो मेरे पास अनसोल्ड है, अभी तक मेरे पास पड़ा है, वो मेरा स्टॉक हो गया। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या है? अगर किराना स्टोर है तो किराना माल, पेट्रोल पंप वाले के पास अगर पेट्रोल डीजल अनसोल्ड पेट्रोल डीजल को क्या बोलोगे आप? कि अगर वो वहां पे पड़ा है, तो वो एसेट जो रहती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। अब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? रॉ मटेरियल भी स्टॉक होगा, सेमी फिनिश्ड, आधा प्रोसेस हो गया है बट बिका नहीं है, वो भी मेरा स्टॉक है। और जो बन गया है, फाइनल गुड बन गया है, फिनिश गुड, बट वो भी नहीं बेचा है, तो वो वो भी नहीं बिका है, तो वो भी मेरा स्टॉक हो गया। स्टॉक इज नथिंग बट इन्वेंट्री, कि मेरे पास अभी क्या है जो मैं बेच सकता हूँ। ओके, जो रूटीन एक्टिविटी की चीज है वो ही उसमें कंसिडर होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर मतलब जिससे बिजनेस को पैसा आना है, वो डेटर। जिसको बिजनेस ने पैसा देना है, वो क्रेडिटर। ठीक है। अब एग्जांपल, अगर मैंने कुछ गुड्स उधारी में खरीदे हैं, तो वो मेरा सामने वाला पार्टी मेरा क्रेडिटर हो गया, बट उसके लिए मैं डेटर हो गया, क्योंकि उसने मुझे माल बेचा है उधारी में। ओके, तो बिजनेस को जिससे भी पैसा आना है, जो कि उसके बिजनेस एक्टिविटी के लिए है, सेल्स के रिलेटेड, तो जो बिजनेस को पैसा आना है, अगर मैंने कुछ गुड्स या सर्विसेज उधारी में बेची है, क्रेडिट में बेची है, तो वो हो गए मेरे डेटर्स। जो पार्टी को मैंने बेचा वो मेरा हो गया डेटर। अगर मैंने मिस्टर एक्स को 500 रुपए का गुड्स उधारी में बेचा है, तो मैं एंट्री लूंगा इसका, ऐसे रखूंगा कि मुझे 500 रुपए आना बाकी है डेटर से, तो ही इज माई डेटर। जो भी उधारी में बेचा है वो है डेटर्स। अब हम लोग नया डेफिनेशन देखते हैं उसका ना, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का मतलब क्या है? जिससे मैंने उधारी में माल खरीदा है, वो है मेरा क्रेडिटर। ओके, जो भी रूटीन परचेसेस मैंने किया है उसके लिए मुझे पे करना बाकी है। परचेस कुछ भी हो सकता है, गुड्स भी परचेस हो सकते हैं, सर्विसेज भी परचेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया मेरे क्रेडिटर। तो डेटर और क्रेडिटर ये जो रहता है, ये क्लोजिंग आइटम रहते हैं जो बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं। जो रिजल्ट है समझ लो मेरा, इसमें हम लोगों को वो भी देखना है कि डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर मतलब क्या होता है? कैलेंडर ईयर जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 31 दिसंबर को खत्म होता है। बट अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है जनरल 1 अप्रैल और खत्म होता है 31 मार्च को। तो अभी हम लोगों ने बेसिक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लास्ट लेक्चर में और अभी देखे। अभी हम लोग आगे के पॉइंट पढ़ते हैं कि अब ये जो है, ये मैंने डेफिनेशंस देख लिए कि ये जो मेजर पॉइंट्स है समझ लिए। अब मैं एक तरह का अकाउंटिंग करूंगा, मेरा दोस्त कोई और तरह से, हर एक जन अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग किया तो नहीं चलेगा। करेक्ट। तो इसके लिए कुछ यूनिफॉर्म रूल्स चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, कुछ तो चाहिए जिससे सबके जो फाइनेंशियल्स है वो कंपेरेबल रहे। नहीं तो हर एक जन अपने हिसाब से अगर फाइनेंशियल बनाएगा, तो वो उसके हिसाब से ही पिक्चर बनाएगा। तो इसके लिए गाइडलाइंस है। तो अब ये हम लोग आगे के चैप्टर में देखते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिस जिसमें हम लोग देखते हैं थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग।
थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग पहले देखते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी रखने के लिए हमको क्या है, रूल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप करने पड़ते हैं कि हर एक आदमी सेम पेज पे, हर एक आदमी ने सेम तरह से अकाउंटिंग का यूज करना चाहिए, तभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स किसी के भी यूज आ सकते हैं। अगर किसी ने सेम बेसिस पे यूज ही नहीं किया तो वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंपेरेबल नहीं हो सकते। सो प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशन, एजम्पशंस, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, GAAP, GAAP। ओके, हम लोग देख रहे हैं गैप। गैप का मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है ये भी हमको समझना पड़ेगा जनरली। अब इसके डेफिनेशन में मैं इतना नहीं जा रहा हूँ, इतना नहीं डिटेल में बता रहा हूँ, ये आप पढ़ भी सकते हो और समझ सकते हो। मुझे ये समझाना है कि व्हाट इज गैप। गैप क्या होता है कि टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, गैप का यूज, गैप आया। तो अब ICAI का रोल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है, ये सब रूल्स और रेगुलेशंस बनाने में, ये हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोगों को प्रैक्टिकली आएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है अपनी, तो उसमें जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो एक एक हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, business entity, money measurement, going concern, accounting period, cost, dual aspect, revenue recognition, matching concept, full disclosure, consistency, conservatism, prudence, उसका मतलब कंजर्वेटिव वे से कोई भी चीज को देखना, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पकड़ते। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, बिजनेस जो है ये सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर। ओके, जो बिजनेस है वो उसके ओनर से अलग है, ऐसे हम लोग एज्यूम करके अकाउंटिंग करते। इसीलिए कैपिटल जो रहता है, ओनर्स कैपिटल, ये लायबिलिटी में दिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग बिजनेस को और ओनर को अलग मानते हैं। करेक्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट, जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स में है ही नहीं। ओके, जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स में है ही नहीं, तो उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड होगा जो कि मॉनिटरी टर्म्स में, ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज, करेक्ट। इसमें सिर्फ मॉनिटरी आइटम्स का ही रिकॉर्डिंग होगा, जो ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है वो रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज अकाउंटेंसी में नहीं है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, आगे का लेक्चर फिर कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा मेल आईडी है rahulbajaj41@gmail.com। इस पे आप मेल कर सकते हैं, आपको जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। कमेंट में लिखिए जो भी क्वेरीज है, हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।